नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने बनाया बड़ा प्लान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव में 193 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस के बीच बंटवारा, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चारा घोटाला, लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिर बढ़ गई है, क्योंकि चारा घोटाला के दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में शुक्रवार यानी 29 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका 14वें नंबर पर लिस्टेड है। दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को अगर बेल मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर रह जाएंगे। लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। दाखिल जमानत याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी के साथ साथ आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कोर्ट के दुमका ट्रेजरी केस में दिए गए फैसले की कॉपी को न्यायालय को दी गई है। लालू प्रसाद द्वारा दाखिल जमानत याचिका में आधी सजा काटने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 44 महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, जिस दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की एफिडेविट कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी। ऐसे में एक बार फिर लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और 1 बिहार में दर्ज है। झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है, जिसमें सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है। वहीं एक केस जो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है, उसका ट्रायल रांची की सीबीआई अदालत में फाइनल स्टेज में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे नीतीश कुमार, जाने जेडीयू का प्लान। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में वह प्रदेश में कोटे के भीतर कोटे के आरक्षण का मुद्दा उठाने जा रही है। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि जेडीयू अब प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। जाहिर है, जेडीयू के इस रुख के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर जेडीयू के अचानक उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने के पीछे सियासी प्लान क्या है। क्या यूपी की योगी आदित्यनाथ का खेल खराब करने के इरादे से जेडीयू यूपी में उतरने जा रही है। बता दें कि वाराणसी, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में सीएम नीतीश कुमार की जाति कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। माना जा रहा है कि इस जाति का वोट हाल के दिनों में भाजपा को मिलता रहा है, खासतौर पर जब तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में जेडीयू और भाजपा के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं दिख रही है जो पहले के दिनों में थे। दरअसल इसकी वजह बिहार में जेडीयू को भाजपा के मुकाबले कम विधानसभा सीटें आना है। अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार मानती है, हालांकि कहीं भी बातों से स्पष्ट नहीं होती है। इस मसले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू हमेशा से ही समाजवादी विचारधारा के साथ चलती है। किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, महिलाओं और मजदूरों के सवालों को लेकर जेडीयू हमेशा संघर्षरत रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, 193 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस के बीच बंटवारा, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इस बीच 193 सीटों को लेकर पार्टी ने आपस में बंटवारा कर लिया है। इन 193 सीटों में से 101 पर लेफ्ट पार्टियां और 92 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए अगली बैठक में फैसला किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी वाम मोर्चा के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में माकपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 26 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 44 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा वाम दलों के सहयोगी के तौर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती हासिल की थी। सीपीआई 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट जीती थी। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीती थी। इस तरह से देखें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम मोर्चे के गठबंधन में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को ही हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने मात्र 92 सीटों पर चुनाव लड़कर 44 सीटें जीती, जबकि वामपंथी दल 202 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 32 सीटें ही जीत पाए थे।
44 सीटें जीतने के कारण कांग्रेस को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी मिला था। इसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। वहीं इस बार कांग्रेस और लेफ्ट ने फैसला किया था कि साल 2016 के चुनाव में जीती हुई अपनी अपनी सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट के प्रत्याशी उतरेंगे। इस तरह कांग्रेस को अपनी जीती हुई 44 सीटों के साथ 92 सीटें मिली हैं और लेफ्ट को अपनी जीती हुई 33 सीटों के साथ 101 सीटें मिली हैं। इसके बाद बाकी बची सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिस पर दोनों दलों के साथ सहमति बनने बाद बंटवारे का ऐलान होगा। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस बार बंगाल में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर किस्मत आजमाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मिशन लाल किला के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को 20 दिन पहले से ही थी जानकारी, हुई थी मीटिंग। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को खुफिया तंत्र की नाकामयाबी बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो एजेंसियों को करीब 20 दिन पहले से ही यह अंदेशा था कि प्रदर्शनकारी लाल किले में सेंध लगा सकते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। इस बैठक के दौरान यह ब्रीफिंग दी गई थी कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकता है। बैठक में इस स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधों पर भी चर्चा की गई थी। मीटिंग में रॉ, एसपीजी, हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस के 8 शीर्ष अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के 12 टॉप ऑफिसर शामिल थे। अलगाववादी संगठन एसएफजे साल 2007 में बना था। यह अमेरिका स्थित संगठन सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करता है। इससे पहले एसएफजे ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले के लिए $3,50,000 की इनाम राशि की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान यह भी चर्चा की गई थी कि लाल किले को 20 से 27 जनवरी के बीच बंद कर दिया जाए और इसको लेकर दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा गया था। सुरक्षा एजेंसियों को भी दिल्ली की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व रखने वाली इमारतों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश थे, ताकि कट्टरपंथी सिख और एसएफजे की ओर से किसी भी तरह की गलत गतिविधि को होने से रोका जा सके। एक शीर्ष अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि सिख हर साल गणतंत्र दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं और इस साल इन संगठनों के कई नेता देश में चल रहे किसान आंदोलन में मौजूद हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी इन कट्टरपंथी नेताओं की तरफ से आर्थिक फंडिंग मिल रही है। 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास एजेंसियों को यह भी इनपुट मिला कि ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसान पीएम आवास, गृह मंत्री आवास, राजपथ, इंडिया गेट और लाल किले की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यह मैसेज दिल्ली की सुरक्षा में लगे सभी पुलिस अधिकारियों को मिला था। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और 25 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। प्रदर्शनकारियों बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसे और कई इलाकों में हिंसा हुई। बता दें कि केंद्र के लाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते साल 26 नवंबर से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने, दोनों राज्यों के नेताओं में शुरू हुई जुबानी जंग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके राज्य की सीमा से लगते कर्नाटक के मराठी भाषा बहुल इलाकों को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। इसके जवाब में कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि कर्नाटक के मराठी भाषी लोग मुंबई को कर्नाटक में शामिल करने की इच्छा रखते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाषा के आधार पर सीमा विवाद का मामला काफी पुराना है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगाम, करवार और निप्पनी सहित कर्नाटक के कई हिस्सों पर भाषा के आधार पर दावा करता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच यह सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? बुधवार को ही उद्धव ठाकरे ने पहले इस मुद्दे को उठाया। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर लिखी किताब का विमोचन करने के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सरकार की उन इलाकों में रह रहे मराठी भाषी आबादी पर कथित अत्याचार को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के मामलों में जीतने के लिए लड़ने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने कहा, जब मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में चल रही है, कर्नाटक ने बेलगाम का नाम बदलकर उसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दी और वहां विधानमंडल की इमारत का निर्माण किया और वहां विधानमंडल का सत्र आयोजित किया। यह अदालत की अवमानना है। उन्होंने कहा, हम शपथ लें कि जब तक जीतेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। अगर लंबित मुद्दे इस सरकार के कार्यकाल में नहीं सुलझे तो कभी नहीं सुलझेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा, कर्नाटक में किसी भी पार्टी की सरकार या मुख्यमंत्री हो, उनकी एक समानता होती है और वह है मराठी लोगों और भाषा पर अत्याचार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में किसान नहीं बेच पाए धान, फसल में नमी के कारण पैक्स ने खरीदने से किया इनकार, सरकार से समय बढ़ाने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में कई जिलों में किसानों को ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण धान की कटाई में देरी होने और फसल में नमी होने के कारण पैक्स द्वारा उसे खरीदने से इनकार किए जाने के बाद लाखों किसान बड़ी मुश्किल में हैं। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव से मुलाकात कर धान की खरीदारी का समय बढ़ाने की मांग की है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि किसानों ने धान खरीदने के संबंध में कई तरह की समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी है। दरअसल सरकार द्वारा 31 जनवरी 2021 तक धान खरीदने के लिए आदेश निर्गत था, लेकिन किसानों ने धान खरीदने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को बताया कि कड़ाके की ठंड के कारण धान की कटाई लेट से हुई है और धान में नमी होने के कारण पैक्स द्वारा धान लेने से परहेज किया जा रहा है, जिससे किसानों का धान खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का धान खलिहान और दूसरी जगह पर एकत्रित है। धान नहीं खरीदने होने से किसानों को आर्थिक और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि 31 जनवरी 2021 को 31 मार्च 2021 तक धान खरीदने हेतु किसानों द्वारा अनुरोध किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।